आजादी आई है? नहीं। क्या आप अपने आप को आजाद महसूस करते हैं? नहीं। क्या आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती? क्या आज भी हमारे भाइयों का जाति पूछकर कत्ल नहीं किया जाता? किया जाता है। क्या आज भी देश के संसाधनों में हमें हिस्सा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर भारत आजाद हुआ है और 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा है, तो उसकी तरक्की में देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हिस्सा कहाँ है? देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा कहाँ है? भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने 3500 साल की गुलामी को तोड़कर देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को न केवल आजाद करा, बल्कि जो धर्मशास्त्रों में लिखकर 3500 साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, 3500 साल तक हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, 3500 साल तक हमें संपत्ति इकट्ठा करने पर भी धार्मिक बंदिश थी। सोच कर देखोगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस 3500 साल की गुलामी से हमें मुक्ति न दिलाते, अगर वो स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे लिए पढ़ने की व्यवस्था न करते, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था न करते, अगर वो हमारे वोट का अधिकार सुनिश्चित ना करते, अगर संविधान के माध्यम से संवैधानिक रूप से हमें सारे हक और अधिकार ना देते, तो क्या हम आजाद हो पाते? आज जो हमारे घरों में थोड़ी बहुत खुशहाली नजर आती है, थोड़ी बहुत तरक्की नजर आती है, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से है। मैं आप सब साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, कृपया एक बार आंख मीच कर, आंख बंद कर अपने मन में सोच के देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 4 बच्चे चले गए। जिस पिता के 4 बच्चे छोटी सी उम्र में इलाज के अभाव में मर जाए, वो आदमी टूट जाता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टूटे नहीं। 4 बच्चों को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर हमारे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को 3500 साल की गुलामी से मुक्त किया। मुझे याद आता है 1956 के अंदर 18 मार्च को आगरा के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के लोगों से कहा था कि मैं अकेला इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद, पढ़ने के बाद आया और मैंने समाज की तकलीफ दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाकर अपने लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए। मैं उम्मीद करता था कि जब मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएंगे, अगर मैं अकेला इतना सब कुछ दे पाया तो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग मिलकर जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तो समाज को पूरी तरीके से आजादी दिला देंगे, समाज के हक अधिकार सुनिश्चित कर देंगे। लेकिन आज मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इस कारवा को बड़ी मुसीबतों के बाद मैं यहां तक लेकर आया हूं, बड़े कष्ट झेले हैं। मैं उम्मीद करता हूं अपने समाज के लोगों से कि मेरे बाद इस कारवा को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम यही छोड़ देना, यहाँ रोक के रखना, पीछे मत जाने देना। लेकिन क्या ये सच नहीं है? कारवां आगे जाने की बजाय और जहां तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेकर आए वहां तक रुकने की बजाय कारवां पीछे चला गया। पहले लाखों लाखों लोगों की नौकरियां लगती थी, हर विभाग में हजारों हजारों वैकेंसी निकलती थी, रोस्टर पॉइंट पे पहली वैकेंसी एससी को जाती थी। लेकिन आज पहली वैकेंसी जनरल को, दूसरी जनरल को, तीसरी जनरल को, चौथी ओबीसी को, पांचवी जनरल को, छठी जनरल को, अगर सात वैकेंसी निकलती है तब एक वैकेंसी एससी को जाती है। 15 वैकेंसी निकलती है
तो 2 SC को, 1 ST को जाती है, 4 OBC को जाती है। अगर 13 वैकेंसी निकलती है तो 13 वैकेंसी में से 2 SC को जाती है, 13 में से एक SC को जाती है, 2 OBC को जाती है, 10 वैकेंसी जनरल को जाती है। कहने को कहते हैं 49.5% रिजर्वेशन, कहां है 49.5%? इतना बड़ा धोखा हमारे आंखों के सामने हो रहा है और हमारे समाज के लोग चुप बैठे हैं। अरे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे और इस बात पे चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, अब हम अपनी सरकार चुनेंगे तो वोट का अधिकार देना किस किस को मिलना चाहिए। ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो बड़े जमींदार हैं या जो ग्रेजुएट हैं, केवल उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, जब धर्म शास्त्रों में लिखकर 3,500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया, धार्मिक बंदिश लगा के रखी, तो हमारे लोग ग्रेजुएट कहां से बनते? इसका मतलब हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार मिलेगा नहीं। जब हमारे लोगों को संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, तो फिर हमारे लोगों के पास संपत्ति कहां से आती, जमीन कहां से आती, वो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते? इसका मतलब संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य हमारे लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, सभी को बराबर रूप से मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार हमारे लोगों को ना मिला होता, केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पेई को, बड़े बड़े जमींदारों को मिला होता, तो क्या हमारे लोगों के लिए स्कूल अस्पताल बनते? जो हमारे क्षेत्रों में थोड़ी बहुत खुशहाली आई, क्या वो आती? नहीं आती ना। लेकिन हमने बाबा साहेब की कुर्बानी को बर्बाद कर दिया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, हमारे घर जलाए जा रहे हैं। मूंछ रखने मात्र पे जितेंद्र मेघवाल की फरवरी मार्च के महीने में राजस्थान के पाली में हत्या कर दी गई, क्योंकि वो मूंछ रखता था, सुंदर दिखता था, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालता था। जिसने उसकी हत्या की उसने पुलिस को बताया कि ये सोशल मीडिया पर मूंछ पहनाते हुए अपनी फोटो डालता है, ये सुंदर दिखता है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये दलित है, मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। तो हमारे लोग सुंदर दिखेंगे तो आप हमारी हत्या कर दोगे? हमारे लोग जज, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएंगे तो आप हमारी हत्या करोगे? अभी 3 रात पहले मेरे घर पर सुनील जी आए, जो IAS में, जिनका 22वां रैंक ऑल इंडिया में आया, जनरल से उनको सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे बताया, उनकी वाइफ भी IFS है, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले दिनों उनकी शादी हुई, तब तक IAS का रिजल्ट नहीं आया था, वो IPS ऑफिसर थे, और उन्होंने अपनी बारात घोड़ी पर निकालने की जब जिद की, पूरा का पूरा वहां के सामंतवादी लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हारी बारात पे हमला करेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो IPS ऑफिसर थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन की बहुत अधिक मात्रा में व्यवस्था कराई, छतों पे पुलिस वाले इकट्ठे हुए, चारों तरफ पुलिस की छावनी बैठ गई, तब कहीं जाकर एक IPS ऑफिसर वो अपनी बारात घोड़ी पर निकाल के आया। क्या शर्म नहीं आती? भारत की सरकारों को शर्म नहीं आती? क्या हम इंसान नहीं है? कहते हैं कि ये खाना तो दलित महिला ने बनाया है, ये खाना बच्चे नहीं खाएंगे। मैं आप सबके, मेरे साथी बैठे सारे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जूते चप्पल कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो क्या तुम जूते चप्पल पहनना बंद कर दोगे? देश के अंदर, खेतों के अंदर अन्न कौन उगाता है? मजदूर के तौर पर, बेशक जमीन के मालिक ना हो, लेकिन उस जमीन पे खेती मजदूर के रूप में हम लोग करते हैं, हम अन्न हम उगाते हैं। तो क्या आप हमारे हाथ का उगाया वो अन्न खाना बंद कर दोगे? जिन घरों में आप रहते हैं उन घरों का मजदूर के रूप में निर्माण हम करते हैं, क्या आप उन घरों में रहना बंद कर दोगे? जिन स्कूलों में कॉलेजों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हैं, उनका निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे दलित समाज के मजदूर भाई करते हैं। क्या आप उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दो? क्या उन कॉलेज अस्पतालों में, हॉस्पिटल में जाना अपने बच्चों को भेजना बंद कर दोगे? जिस कपड़े को आप पहनते हैं उस कपड़े को भी
हमारे लोग ढूंढने का काम करते हैं कि आप कपड़े पहनना बंद करके नंगे होने को तैयार हो। सोच के देखो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। इस तरीके से देश नहीं चलता। भारत विविधताओं का देश है। आपको सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिस देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं हो।